नमस्कार। पत्रकार टीवी के कैपिटल टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मोदी सरकार का बहुप्रतीक्षित बजट आ गया है। इस बजट के बारे में दावा किया गया था, ये बजट ऐसा, और हम बाजार का सेंसेक्स का रिस्पॉन्स देखें तो सेंसेक्स जरूर ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है। इस तरह का बजट इसके पहले, उसके लिए कम से कम सेंसेक्स के लिहाज से कभी नहीं आया। सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पे है, निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे है, आपका स्टॉक मार्केट बीएसई भी रिकॉर्ड हाई पे है। तो इसके बाद जो उसके जो जाहिर कारण माने जा रहे हैं वो ये माने जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बोझ दिया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट के कारण मार्केट में कैपिटल फ्लो बढ़ेगा और उससे ओवरऑल ग्रोथ आएगा। अब राजस्थान बजट की बारी है। राजस्थान बजट से भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन की, आउट ऑफ द बॉक्स प्रस्तावों की निश्चित रूप से हम सभी को इंतजार है। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं निखिल मदान जी, जो कि महिमा ग्रुप के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं विनोद गोयल जी, मंगलम ग्रुप के निदेशक हैं। हमारे साथ हैं ओको प्लस से अजय मोदी जी, आप ओके प्लस के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं आत्माराम गुप्ता जी, जो कि एआरजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। हमारे साथ हैं गजेंद्र शेखावत जी, जो कि आइडियाज के जो आर्किटेक्ट की एक संस्था है उसके फाउंडर हैं और एमएनआईटी में पढ़ाते भी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आत्माराम जी, सबसे पहले सर मैं आपके पास आ जाता हूँ। सबसे वरिष्ठ भी हैं और आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी मैं देखता आ रहा हूँ। तो सर थोड़ा संक्षेप में बताएं आत्माराम जी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोदी सरकार का बजट कैसा रहा, जो माना जा रहा है कि वंस इन द सेंचुरी वाला बजट है। देखिए, पहले तो पत्रिका परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका साधुवाद कि आपने इस इम्पोर्टेंट मुद्दे को उठाया है, क्योंकि आज जो बजट आया है उस बजट के अंदर, ये मोदी जी का जो बजट था 1 फरवरी को, उस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र देखें, मेडिकल का क्षेत्र देखें और दूसरे जो एजुकेशन का क्षेत्र देखें, इन क्षेत्रों को बहुत ही वाइडली इन्होंने टच किया था। इसमें जहां तक देश के विकास की बात करें, आज विकास इसी पे निर्भर करता है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। और आने वाली पीढ़ी के देखें, व्यापार धंधे की प्रगति देखें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें या विदेशी फंड्स के इन्फ्लो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आज रोड के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा एलोकेशन किया है। हालांकि वो फंड का मेन एलोकेशन रखा इन्होंने वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु साइड का, आसाम गुवाहाटी साइड का, जो अभी स्टेट्स इफेक्टेड हैं, वहाँ ज्यादा फंड का एलोकेट किया है। और बनिस्पत राजस्थान के, फिर भी मैं ये इतना जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि जो निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में सारा हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा जोर है इनका। गडकरी जी का पूरा जोर है कि पूरे देश के अंदर पूरे हर क्षेत्र को पूरा जोड़ा जाए इसमें, ताकि मूवमेंट, कनेक्टिविटी हर तरह से लिहाज से बढ़िया हो, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो। हमारे राजस्थान में मेनली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पास होता है, जिसका 40% हिस्सा पूरे दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का 40% एरिया हमारे राजस्थान से निकलता है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। इसके ऊपर भी उन्होंने, रेलवे की बात करें चाहे अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, इनके ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस उन्होंने डाला है कि यहाँ काम हो। और राज्य सरकार भी इसमें पूरी संकल्प है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से राजस्थान लाभान्वित और कैसे यहाँ के उद्योगपति उससे लाभ ले सके, इस पे पूरा जोर है, प्रयास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड एलोकेट किया गया है, जो इस पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर जोर डाला गया है, रेल बजट में भी इस चीज को रखा गया है कि भाई ये दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का हो, क्योंकि इसमें 7 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और कई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो लोकल क्लस्टर बनेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे, चाहे हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें, तो वो बहुत सारे सेगमेंट्स को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इससे राजस्थान का भी बहुत बड़ा चहुमुखी विकास होगा इसमें। बिल्कुल। हमारे साथ आर्किटेक्ट गजेंद्र शेखावत जी हैं। गजेंद्र जी, आपका अर्बन लाइफ प्लानिंग का बड़ा अनुभव है, तो अगर आप अपने अपने अनुभव को सर उपयोग करें तो संक्षिप्त में हमें समझाएं कि जो मोदी सरकार का बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसमें किस तरह से आप उसको मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया देखते हैं, क्या उसमें खास है। धन्यवाद जैन साहब। गजेंद्र जी। धन्यवाद जैन साहब।
मैं अगर राजस्थान की स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि मैं राजस्थान का ही वासी हूं, और राजस्थान के लिए बड़ा स्पेसिफिकली बात करूंगा, और हमें भी अपेक्षा है हमारे आने वाले राजस्थान के बजट से, हमें सबसे पहले जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट यूएसपी है राजस्थान की टूरिज्म है। हमें टूरिज्म पे बहुत ध्यान देना होगा। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी भी बहुत चीजें बच गई हैं जो कि डेवलप सरकार के लेवल पे ही हो सकती है। और आज जो हमारी पहचान है राजस्थान की, कोई भी शहर हो, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, हेरिटेज है यहाँ पर, रणथंभौर सरिस्का, कुंभलगढ़ में वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल नेचर ग्रीन टूरिज्म है। बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी जगह बच रही है जिस पे काम किया जा सकता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, बाहर से पैसा फॉरेन एक्सचेंज लाया जा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि सरकार का पूरा अभी ध्यान रिफाइनरी, माइनिंग और इन राजस्थान की जो दूसरी चीजें उनमें है, पर टूरिज्म अभी भी अछूता है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। मैं अभी भी बहुत संभावनाएं देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान को जरूरत है एक टूरिज्म रीडेवलपमेंट, रीइमेजिन, जिसको अपन कहते हैं रीइमेजिनिंग राजस्थान एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हमें आई थिंक उसकी तरफ देखना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और मेरे को बहुत अपेक्षा है कि इस पे आने वाले समय में काम हो। बिल्कुल, अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो उसके साथ जो एक और इंडस्ट्री है हॉस्पिटलिटी, और वो भी बहुत तेजी से डेवलप होगी। तो अगर इस दिशा में विकास होता है तो निश्चित रूप से राजस्थान का एक काफी बड़ा सेक्टर उभरेगा। और राजस्थान के जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान भी देते हैं वो दो सेक्टर, रियल एस्टेट, टूर, हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म में, तीन बड़े सेक्टर हैं, अगर एक साथ बढ़ेंगे। हमारे साथ हैं विनोद गोयल जी। विनोद गोयल जी, थोड़ा संक्षेप में समझाएं कि मोदी सरकार का जो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर का कर दिया गया 5.5 लाख करोड़ का, उसमें राजस्थान के हिस्से कितना आएगा, क्योंकि फ्लड कॉरिडोर में भी काफी कुछ उसमें जाएगा। तो आपको क्या लगता है, कैसे कैसे देख रहे हैं बजट को? ओबियसली जिन साहब, जो मोदी सरकार का जो बजट है, आत्मानंद जी भाई साहब ने भी पूरा बता ही दिया जिसके बारे में कि राजस्थान में भी जो 40% जो ये फ्रेट कॉरिडोर जो निकल रहा है, इस पे ऑब्वियसली इस बजट का काफी बड़ा हिस्सा खर्च होने वाला है। देन जैसे हेल्थ में भी क्या है कि राजस्थान काफी अव्वल दर्जे पे रहता है, तो हेल्थ में भी इन्होंने 137% की जो ग्रोथ दी है, तो राजस्थान में को काफी बड़ा हिस्सा उससे मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी मोदी जी गवर्नमेंट का जोर है, जैसे 65 करोड़ रुपए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डाले हैं, तो ऑब्वियसली कि राजस्थान को इसका भी काफी बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। और ठीक है, थोड़ा सा अपन ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु और उधर इस पीरियड पे ज्यादा खर्च होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे 5 साल अभी और मोदी गवर्नमेंट आगे चलने वाली है जैसा भी लोग कहते हैं, तो आगे आने वाला टाइम भी राजस्थान के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। और जिस तरीके से अगर ये फ्रेट कॉरिडोर डेवलप होता है तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे तो लोगों को ऑब्वियसली इंडस्ट्रियां लगेगी, रोजगार मिलेगा और काफी बेटर अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई दे रही है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें काफी आगे आना चाहिए और जो फ्रेट कॉरिडोर है इसके बारे में सोचना चाहिए। अलग से कोई जो संस्था बनी उस पर आगे आए, काम करें, लोगों से परिचर्चा करें कि किस टाइप से क्लस्टर्स कहाँ कैसे क्या बन सकते हैं, क्योंकि 40% जो ये इधर से गुजर रही है, कहाँ कहाँ कैसे क्लस्टर बने, कहाँ रॉ मटेरियल्स हैं, कहाँ कौन से क्लस्टर्स बनने चाहिए, कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आनी चाहिए, क्या रियायतें गवर्नमेंट को देनी चाहिए जिससे लोग आगे आए और थोड़ा सा रियल एस्टेट ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बूस्ट हो और काम आगे निकल सके। तो अपार संभावनाएं हैं, इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए, मेरा ये मानना। बिल्कुल, हमारे साथ निखिल मदान जी है। निखिल जी, अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसमें सरकार ने बड़ा बूस्ट दिया है। सब्सिडी की जो है ना जो योजना थी वो 1 साल और बढ़ा दी है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, एक तरह से सेमी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा भी मिला हुआ है। तो ओवरऑल आप इस बजट को कैसे देखते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि 10 में से कितने नंबर देना है बजट को, यूनियन सरकार के बजट को, तो कितना नंबर देंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस बजट में है और कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है, राइट। अब हमारा जैसे रियल एस्टेट हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ये इन दोनों सेक्टर्स से होता है, राइट। आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। सो ओवरऑल अगर इस एस्पेक्ट को देखा जाए तो ये बजट काफी सराहनीय है। मैं बाकी सेक्टर्स से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट ऑफ कोर्स वो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न भी नहीं है।
अगर मैं इंडिविजुअली रियल एस्टेट की बात करूं तो बजट में ऐसा कुछ खास नहीं था रियल एस्टेट को लेकर, बट ऑफ कोर्स ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा था बजट, जिनसे कि ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और वही लोग हैं जो हमसे मकान खरीदेंगे। तो ओवरऑल इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री। बिल्कुल। हमारे साथ अजय मोदी जी हैं। अजय जी, तो कैसे देख रहे हैं बजट को आप, मोदी सरकार के बजट को, जिसको माना जा रहा था कि वंस इन द सेंचुरी बजट है, और सेंसेक्स इस तरह के इशारे भी कर रहा है कि मतलब रिकॉर्ड टाइम ऑल टाइम हाई पर है, तो ये पैसा तो अल्टीमेटली हमारे पास ही आएगा। डेफिनेटली जो बजट आया है उसको अपने को वेलकम करना भी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी पैसा जाएगा और देश का विकास होगा तो अपने आप ही सभी सेक्टर्स का विकास हो ही जाएगा। किसी भी चीज का विकास होना जरूरी है। पोस्ट कोविड अपन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं पा रहे थे कि कोविड के बाद अचानक बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आ पाएगा, फिर भी सरकार ने हिम्मत करके पैसा डाला है, तो हर स्टेट को इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके। आत्माराम जी, आपकी एक लंबी डिमांड लंबे समय से रही है, आप बार बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया गया है एक तरह से, तो आपसे संतुष्ट हैं क्या? रियल एस्टेट एक सेक्टर ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की बात करें और टैक्सेस की बात करें तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। और आपने सही कहा कि बहुत समय से हम इसकी डिमांड करते रहे कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। रियल एस्टेट का दर्जा देने से होगा क्या कि आम उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी, बिल्डर्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा, बैंकों से कम रेट पे ब्याज पे पैसा मिलेगा, जमीनों के अंदर सिस्टम में काम होगा, गवर्नमेंट के अदर जो फैसिलिटीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, जैसे रोड डेवलपमेंट के लिए है, डैम्स के लिए है, वो उस तरह की कैटेगरी में आज हाउसिंग फॉर ऑल का जब स्लोगन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें पूरा सहयोग कर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा देना नितांत आवश्यक है। और इस चीज को मैं उम्मीद कर रहा था कि जो बजट था अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कवर हो जाना चाहिए था, और वो नहीं किया। अफोर्डेबल हाउसिंग को तो मिल चुका है ना दर्जा, आपको क्या लगता है उससे ठीक है? वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा जो मिलना चाहिए उस कैटेगरी में नहीं मिला है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लिया हुआ है, प्रायोरिटी सेक्टर में लिया, और उसमें इनकम टैक्स की भी छूट दी है, अपने टैक्स हॉलिडे दिया हुआ है बिल्डर्स को कि भाई इसमें जो काम करेगा उसमें जो इनकम होगी उसमें टैक्स फ्री इनकम आएगी। लेकिन उसमें भी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के तहत, ऑल्टरनेट टैक्स के अंदर 18% टैक्स लग जाता है, तो वो भी कोई बड़ी राहत नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि इसके अंदर जब तक सारी एज ए होल पूरी इंडस्ट्री को, चाहे मैं अफोर्डेबल बना रहा हूँ, चाहे मिडिल सेगमेंट बना रहा हूँ, चाहे अपर सेगमेंट बना रहा हूँ, हर क्लास भारत का नागरिक है, हर व्यक्ति की जरूरत आज बैंक में नौकरी कर रहा है कोई आदमी है तो उसके लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं चाहिए, लेकिन उसको मिडिल सेगमेंट चाहिए, तो वो भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहिए। तो मेरा एक बहुत आपके थ्रू फिर पुनः इस पे जोर है, और राज्य सरकार के लिए भी मेरा इसमें निवेदन रहेगा कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकार भी कृत संकल्प वो अपने स्तर के ऊपर भी करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंड करे। इसके साथ आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा आपने जो पकड़ा है उसमें 2 पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा सर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जितने नेशनल हाईवेज है अपने राजस्थान के, ये स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, और अभी अपना वित्त मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बजट पेश करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने हाईवेज हैं, हाईवेज के ऊपर आज आप देखें, हर चाहे शाहपुरा देखें, कोटपुतली देखें, सब जगह ट्रकों का जाम रहता है, आम आदमी को दिक्कत रहती है। तो इसमें क्लस्टर्स बनने चाहिए हर 25 किलोमीटर के बाद में, जहाँ ट्रक टर्मिनल बनाए जाए, और वहाँ ट्रक टर्मिनल बना के राज्य सरकार की आय भी होगी, और रोड्स के ऊपर जो ट्रक खड़े रहते हैं वो खत्म होंगे, ड्राइवर्स को एक सुविधा मिलेगी, एक्सीडेंटल रेट कम होगी, और हर 25 किलोमीटर पे इस तरह का एक बने वातावरण जहाँ आदमी ट्रक खड़ा करके वहाँ नहाना धोना, उसको फैसिलिटी जैसे विदेशों में हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान भी पूरा विदेशों से आगे बढ़ रहा है। तो ये इस तरह क्लस्टर अगर बनाए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये बहुत बड़ा योगदान एक होगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधित मैं आपको कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी को पानी की जरूरत है, तो आज हम सोलर में सफिशिएंट हो गए हैं, बिजली की खपत में कोई कमी नहीं है, खूब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। पर वाटर के मामले में मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से कि जितने भी चौराहे होते हैं, पानी बह के जितना आता है, तो हर चौराहे के ऊपर बावड़ी स्टाइल के अंदर जो अपने गाँव में पहले हुआ करता था, गार्डन्स बने हुए हैं, सर्किल बने हुए हैं, उन सर्किल्स के नीचे खोद करके कम से कम 10-12 फीट गहरे
और पूरे सर्किल के बराबर का गड्ढा बनाया जाए और उसके ऊपर वापस कवर करके ऊपर गार्डन एज इट इज बन जाएगा और नीचे उसमें वाटर स्टोरेज होगा और पानी का परकोलेट नीचे से होता रहेगा, जिसमें पत्थर लगे रहेंगे, पाइल फुटिंग से उसकी छत डल के, और बहुत अच्छा वाटर स्टोरेज। तो पूरी कॉलोनी जितने क्षेत्र को वो सर्किल कवर करता है, जितना आसपास का 1-2 किलोमीटर तक का एरिया है, वहां वाटर की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बढ़ेगी और ये चीज बहुत बड़ा एक गेन देगी। अभी हम लोग जो वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो 5 फीट बाय 5 फीट के, 5 बाय 10 के वाटर पिट बनाते हैं जो सफिशिएंट नहीं है। आपके माध्यम से मैं इसको बड़ा, आप भी कहीं मौका हो तो आप भी इसको आगे बढ़ाएं और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सर्किल्स में जितने भी हम सर्किल के नीचे बावड़ी नुमा वाटर पॉन्ड बने, पानी आके रोड से आ रहा है, आगे से आ रहा है, वो हिट करके वहां पानी नीचे जाए और अगले छोर से निकल जाए। तो वो पानी जो रुकेगा वो पानी वर्षों तक वहां पर इकट्ठा होगा और पूरी कॉलोनी को पूरा का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्य सरकार अपने इसमें कवर कर सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको कवर करते हैं, तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए बहुत बड़ी एक पानी के लिए देन होगी। बिल्कुल, पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में है भी। गजन जी, थोड़ा सा आप समझाएं कि जो, अगर मैं कई शहरों में रहा हूँ पत्रकार के रूप में, तो मैंने देखा कि मुझे जयपुर का जो पब्लिक कन्वेंस है, मतलब जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वो मुझे सबसे कमजोर लगा। भोपाल की तुलना करें, दिल्ली की तुलना करें, मुंबई की तुलना करें, इन शहरों में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। एक आदमी जिसके पास कार नहीं है, अपना वाहन नहीं है उनको जाने के लिए, तो आपको लगता है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हमारे रियल एस्टेट का या किसी भी क्षेत्र का बहुत अच्छा ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी जरूरत पूरी होगी? गणन जी। मैं जैन साहब, मैं एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले जो आत्माराम जी ने जल की बात बोली उस पर हल्का सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। जी सर, हम लोग सर मैं ये बताना चाहूंगा कि आप विडंबना देखिए, आप बहुत शहरों में रहे, आपने देखा है राजस्थान शहर में, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, हर जगह, कोटा, उदयपुर, हर जगह पानी की प्रॉब्लम थी हमसे पहले। इन सब शहरों में पानी की प्रॉब्लम थी, बड़ी जल्दी से ढंग से पानी की नहीं की गई है। केवल बीसलपुर के बारे में सोचा गया जो कि अब कम पड़ने लग गया है। और आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेरे से क्वेश्चन पूछा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जयपुर के अंदर ढंग से ट्रांसपोर्ट प्लानर यूज ही नहीं हुए। इन्होंने अभी तक कंसल्टेंट्स को ढंग से यूज ही नहीं किया है। यहाँ पर जो भी प्लानिंग हुई है वो पॉलिटिकल लेवल पे हुई है। चाहे हम देखें बीआरटीएस कॉरिडोर की बात करें, चाहे हम यहाँ पे मेट्रो की बात करें, चाहे यहाँ पर फ्लाईओवर की बात करें, अच्छे कंसल्टेंट्स को लाके ट्रांसपोर्ट को बढ़िया सुधारा जा सकता है। जयपुर में अपूर्व प्रचुर संभावनाएं हैं, बहुत अच्छी सड़कें हैं, आराम से ट्रैफिक को सेटल किया जा सकता है। पर अच्छा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बढ़िया ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल की आवश्यकता है यहाँ पर। चलिए, धन्यवाद। ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि राजस्थान का बजट आने वाला है, तो राजस्थान के बजट से हमें क्या अपेक्षा है। राजस्थान में बहुत सारी कई मुद्दे लंबित हैं। रीको का मुद्दा लंबित है, लंबे समय से बीसलपुर पानी का मुद्दा लंबित है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जैसी बात हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के स्टेट बजट से अब कारोबारियों की क्या अपेक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ आत्माराम जी भी हैं, जो कि काफी अनुभव है इनका रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी, और ओवरऑल काफी लंबे समय से सीएम को सलाह भी देते आ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। सर, थोड़ा सा बताएं सर, क्या उम्मीद है बजट से? सर, राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट आ रहा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सारे व्यापार जगत को और सबको बुला करके, अलग अलग संस्थाओं को बुला के कंसल्ट भी किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी जो पेश करेंगे बजट, उसमें राजस्थान की बहुत सारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और राजस्थान ने भी उनको पूरा साथ दिया है उनका इस बात पे कि इकोनॉमी के अंदर और टैक्स कलेक्शंस में व्यापारियों ने बहुत पुरजोर मेहनत करके इस पैंडेमिक पीरियड के होने के बावजूद अच्छा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं उसका रिटर्न भी मुख्यमंत्री जी देंगे। हमें इस बजट में मेनली 2-3 चीजों की उम्मीद है। हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, एक तो स्टैंप ड्यूटी का, डीएलसी का और अप्रूवल्स का।
सबसे जो पहला मुद्दा है कि आज स्टैम्प ड्यूटी की रेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिल्कुल बहुत कम नॉमिनल की, उसका लाभ मिला है महाराष्ट्र को। हम राजस्थान में भी इस मॉडल को चाहते हैं कि राजस्थान में आज जीएसटी भी लग रहा है और स्टैम्प ड्यूटी भी लग रही है। दोनों चीजें मिला के लगभग 13-14% का भार हर खरीदार को देना पड़ता है। अगर 1 करोड़ का कोई फ्लैट खरीद रहा है तो उसके ऊपर 13 लाख 14 लाख रुपया खाली जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी का लग रहा है। तो हमारा इस बजट में उम्मीद होगी कि स्टैम्प ड्यूटी की रेट का लाभ आम जो खरीदार, चाहे वो अफोर्डेबल में हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे मध्यम दर्जे का हो, बड़ा हो, सबको इसका लाभ मिले। और उसके बावजूद भी इसके साथ ही पर्टिकुलरली शुरू के 6 महीने के लिए 2% के ऊपर एक कराएगा, उसको इस ड्यूटी में राहत दी जाएगी। तो उससे राज्य सरकार के अंदर जो पेंडिंग मैटर्स है, पेंडेमिक पीरियड के कहो और बाकी मैटर्स के कहो, वो सारी रजिस्ट्रियों में तब्दील होकर के गवर्नमेंट को बहुत अच्छी आय होने का उम्मीद होगी और लोगों को राहत रहेगी। जो इस समय लिक्विडिटी क्रंच है, शॉर्टेज है, वो सारी भरपूर होगी। क्योंकि रियल एस्टेट के साथ साथ हमारी 300 इंडस्ट्रीज भी इससे जुड़ी हुई है, रोजगार भी जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें इसमें सामने आती हैं और इससे पूरे राज्य के विकास के अंदर बढ़ोतरी होगी। जीडीपी की अगर बात करें, जीडीपी के अंदर भी रियल एस्टेट का दर्जा या रियल एस्टेट का योगदान राजस्थान में भी 5-6% है, 6% के आसपास है। अगर इसको राज्य सरकार प्रायोरिटी देती है तो इसका अंदर बढ़ोतरी होकर के ये 10 से 12% तक बढ़ सकता है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन, और राजस्थान की ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी। दूसरी चीज होती है डीएलसी रेट। डीएलसी की बात करें हम तो आज राज्य के अंदर जो रेटें हैं लगभग 8 साल पुराने लेवल पे आ गई है। गांव गांव की किसानों की जमीनों की बात करें, चाहे शहरों के आसपास की जमीनों की बात करें और शहरों के अंदर प्लॉट्स की बात करें, आज वही लेवल है जो 8 साल पहले था। तो 8 साल पहले की डीएलसी रेट को आज प्रतिपादित कर देना चाहिए। बनस्पति हम कहें 10% कम करो, 5% कम करो, बढ़ाओ मत। मेरा आपके माध्यम से यही कहना होगा कि डीएलसी की रेट जो 8 साल पहले जो थी उस लिस्ट को एडजस्ट कर देना चाहिए आज की रेट में, ताकि उस समय की रेटों के ऊपर राहत मिल सके। एक हमें उम्मीद एक और है कि सेट ऑफ का, कि स्टैम्प ड्यूटी आज जमीन कोई खरीदी जाती है उस समय स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है और जब फ्लैट बन के तैयार हो जाता है उस समय पुनः स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो इसका सेट ऑफ जैसे जीएसटी में होता है, एक की चीज के ऊपर डबल स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, डबल टैक्स लग रहा है, उससे मार को बचाया जाए और सेट ऑफ का प्रावधान किया जाए। पर्टिकुलरली जहां जीएसटी लगता है वहां तो कम से कम, तो रेडीमेड जो फ्लैट्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं, उन पे जीएसटी लागू होता है, तो वहां स्टैम्प ड्यूटी का सेट ऑफ मिलना चाहिए ताकि एक डबल टैक्स से राहत भी मिले। तीसरी चीज हमारा कहना है कि आज राज्य के अंदर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट सारे अधिकांश होते हैं और जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है उसमें लैंड ओनर लैंड प्रोवाइड करता है और डेवलपर उसे डेवलप करता है। इसके लिए हमारा कहना होगा इस पे अभी 1% और 2% स्टैम्प ड्यूटी लगती है और 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, तो लगभग 2.5% के आसपास टोटल कॉस्ट पड़ती है। हमारा कहना यह है इसमें कि ये जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, इनके अंदर एक प्री कंडीशनल एग्रीमेंट है, इसमें 100 कंडीशन होती है कि इनको पूरा करने के बाद ही वो चीज फलीभूत होगी और आगे प्रोजेक्ट बन पाएगा। बन जाएगा तो फुल स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को मिलती है बनने के बाद में। अभी एग्रीमेंट का जो पार्ट होता है इसको हमारा कहना है पार्टनरशिप डीड की तरह मानना चाहिए और इसमें नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें 50% केसेज में तो कई बार जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फलीभूत होते ही नहीं है। तो अभी आज जो ग्रोथ इंजन की मैं बात कर रहा हूँ राज्य के अंदर रियल एस्टेट की, तो उसके लिए जरूरी है कि जॉइंट वेंचर का फॉर्मेट ही सक्सेसफुल है और उसमें स्टैम्प ड्यूटी मात्र 0.25% होनी चाहिए, मतलब 0.25% स्टैम्प ड्यूटी हो और रजिस्ट्रेशन चार्जेस मैक्सिमम 50,000 रुपए इसमें लगाए जाए, ताकि इससे अधिक एग्रीमेंट हो और अधिक से अधिक डेवलपमेंट के काम हो और लोगों को रोजगार मिले और राज्य सरकार को इनडायरेक्ट वे में इससे जीएसटी और टैक्सेस की आय होगी और बहुत सारे टैक्सेस होंगे। हम आज जो भी फ्लैट बेचते हैं, मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी आज कोई सेल करते हैं, हम अगर कोई 10 लाख का सेल कर रहे होते हैं तो उसमें लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास गवर्नमेंट को, राज्य सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज को टैक्स मिलता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। व्यापारी कमाएगा 5%, गवर्नमेंट को मिल रहा है 40%। तो मेरा कहना है कि इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना चाहिए और राज्य सरकार भी इसमें रिकमेंड करे, खुद भी इसको प्रायोरिटी में ले
और ये जो बेसिक चीजें इनको तर्क संगत कर देती है, तो इससे बहुत बड़ा विकास का एक चांस मिलता है। साथ ही बिल्कुल। साथ एक रिजर्व प्राइस, जैन साहब, एक रिजर्व प्राइस का मुद्दा भी है कि रिजर्व प्राइस भी बहुत ज्यादा अभी तय की हुई है। रिजर्व प्राइस को भी लगभग 50% कम करना चाहिए, ताकि आज जो लीज मनी जमा होती है, डेवलपमेंट चार्जेस जमा होते हैं, वो भी कम से कम रीजनेबल जमा हो। रिजर्व प्राइस को भी बैलेंस करने की आज आवश्यकता है। बहुत अधिक रेटें तय की हुई है रिजर्व प्राइस की, तो इसके लिए राज्य सरकार बजट में कुछ प्रावधान करती है तो मैं समझता हूँ इस ट्रेड को, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, राज्य के अंदर ग्रोथ इंजन के रूप में साबित होगा। हमारे साथ ज्ञानंद जी हैं। ज्ञानंद जी, थोड़ा सा मैं एक बायर के रूप में बात करूं, क्योंकि मैं तो मकान बनाता बेचता नहीं हूं, मैं तो खरीद ही सकता हूं। तो मकान अगर मैं खरीदने जाता हूं तो मेरे सामने बड़ी अड़चन आती है कि पानी की जो वर्टिकल जो बिल्डिंग बनती है, फ्लैट वाली बिल्डिंग बनती है, मल्टी स्टोरी इनको बोलते हैं, उनमें पानी का दिक्कत बहुत रहता है। जमीन से पानी निकालिए, अब भूमिगत पानी पीजिए, अब बीसलपुर का पानी नहीं आता है। तो एक बड़ा कंस्टेंट रहता है कि आप उसको कैसे मतलब खरीदे मकान, उसमें बहुत बड़ी दुविधा रहती है। इस बारे में क्या लगता है आपको, सरकार कुछ घोषणा करने वाली है क्या बजट में? ज्ञानंद जी सुन पा रहे हैं क्या? उम्मीद तो पूरी है जैन साहब। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले पोर्शन में भी ये बात बोली थी कि जयपुर के अंदर प्रॉपर प्लानिंग और वाटर सप्लाई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रह गया। पहले रामगढ़ हमें यहाँ पानी सप्लाई किया करता था, पर रामगढ़ का हाल आपको पता है, पत्रिका ने मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया भी था। बीसलपुर योजना लाई गई, पर बीसलपुर योजना से जो ओरिजिनल जयपुर को पानी देना था, पर क्योंकि जयपुर के अलावा इन्होंने पूरा अजमेर तक पानी दे दिया, तो बीसलपुर का पानी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जो नदियों को जोड़ने का जो प्रोग्राम, एक जो परियोजना अटल जी के वक्त सोची गई थी, तो जो चंबल नदी से पानी को उठा के लाके, लिफ्ट करके लाके डालने का जो एक हल्का सा इन्होंने डीपीआर बनाई भी है, उस पर अगर कोई कार्यक्रम हो 100% उसके अंदर इनको राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और अभी अपन फॉर्चुनेट है कि जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान से ही आते हैं, तो अगर कोई उस लेवल पे कोई घोषणाएं हो, कुछ मिलजुल के काम किया जाए, जबकि सरकारें दोनों अपोजिट है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जयपुर के लिए अगर ऐसी प्लानिंग परियोजना लाई जाए तो जयपुर में इसकी दरकार है, बहुत रिक्वायरमेंट है। हम पानी का दोहन किए जा रहे हैं, हमें पानी बाहर से लाना पड़ेगा। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है जयपुर की, पानी नहीं है। मेरे कई साथी, हमारे बिल्डर भाई साथ बैठे, उनको पता है, पानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी बहुत मुश्किल से हम लोग टैंकरों से पानी ला रहे हैं, जो कि सही स्थिति नहीं है। जयपुर को हम रोक नहीं सकते, मान नहीं सकते कि नहीं साहब आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे। हम कोई चाइना की तरह का भाई अब इसमें शेयर बढ़ नहीं सकता, नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस है। हमें लगता है एक भागीरथी प्रयास जयपुर के लिए, जिसको कहते हैं भागीरथी प्रयास, मैं वर्ड यूज करूंगा, करना पड़ेगा और पानी के बारे में सोचना पड़ेगा। वरना हम आने वाले बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चे अभी वो बोलने लग गए, ग्रेटा थनबर्ग ने जैसे बोला यूएन में कि आपने हमारा सारा भविष्य बिगाड़ दिया, हम हमारे बच्चों के पानी छोड़ के नहीं जाने वाले। ओके। और आप पिछले जो ब्रेक से पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन आपको लगता है कि कुछ प्राथमिकता में आ सकता है क्या बजट में? अर्बन डेवलपमेंट वैसे एक जमाने में सरकार की लास्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी, मैं सोचता हूँ आज भी है, क्योंकि अभी भी भारत गांवों में बसता है। यहाँ पर अभी भी शिक्षा, हेल्थ, कोविड अभी जैसे आ गया, सड़कें, ये ज्यादा प्रायोरिटीज होती हैं। अर्बन डेवलपमेंट एक सरकार की लास्ट प्रायोरिटी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये मेट्रो के बारे में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई घोषणा करेंगे, और अल्टीमेटली जिसकी दरकार है, अगर ये और देरी होती चली गई तो इसी तरह से अर्बन डेवलपमेंट पिछड़ता चला जाएगा। बिल्कुल। विनोद जी, बहुत पहले मुझे याद है कि रिको ने एक एरिया खरीदा था बगरू के पास, जिसको शायद मंडौर बोलते हैं। वो जो है ना, उसके बारे में कोई घोषणा आप देखते हैं क्या बजट में? क्योंकि वहां ऐसी भी खबरें हैं कि बड़ी मात्रा में अवैध खनन भी हो रहा है, वो भी ऑब्वियसली किसी न किसी की देखरेख में ही हो रहा है। ऑब्वियसली रिको का काफी टाइम से वहां प्लान चल रहा था, प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला भी था कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब वहां पे क्रिएट हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डायरेक्टली पॉलिटिशियंस का कहीं ना कहीं उसमें रोल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफी टाइम से वो अवेटेड है। मुझे लगता नहीं कि इस बजट में भी कोई ऐसा कोई होने वाला है
की अनाउंसमेंट की, जिससे कि वो इंडस्ट्रियल हब वहाँ क्रिएट हो सके, क्योंकि अब जयपुर को बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एक हब की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से आप सीतापुर का ग्रोथ देख रहे हैं, आप विश्वकर्मा का देख रहे हैं, देन आप प्रहलादपुरा भी काफी अच्छा डेवलप हो चुका है, तो और वहां पे इंडस्ट्रियां लग चुकी है। और अब रीको जो नया इंडस्ट्रियल एरिया जब लाने में सक्षम भी नहीं हो पा रहा, जिस तरीके से ये एक्विजिशन की रेट्स बहुत हाई हो गई है, 3 टाइम्स इनको देनी पड़ेगी, तो एक आम आदमी के लिए वो इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट में बैठता भी नहीं है कि वो लैंड की प्राइस इतनी पे करके और वो एक वहां पे इंडस्ट्री लगा सके। तो सरकार को कुछ इस बारे में सोचना चाहिए कि लोगों को जो कम से कम इंडस्ट्रियल लैंड है वो बहुत मोस्ट रीजनेबल प्राइस पे अगर अवेलेबल करा सके, तो एक आम आदमी जो है एक स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उस पर बहुत ज्यादा भार नहीं पड़े और वो एक इंडस्ट्री लगा सके। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेक फॉर इंडिया या मेक इन इंडिया का जो एक अपना नारा है स्वदेशी का, तो ऑब्वियसली अगर लोकल प्रोडक्ट्स हम खुद यहाँ डेवलप कर लेंगे, बना लेंगे, तो ही ये सक्सेस हो पाएगा। तो सरकार को इस दिशा में बिल्कुल सोचना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे ग्रोथ की बात वाटर को लेकर के की, अपन ने सीवरेज को लेकर के की, वहीं एक सबसे बड़ा इश्यू है कि जयपुर शहर को ही देख लीजिए, हम हॉरिजेंटल बढ़ते चले जा रहे हैं, हम वर्टिकल ग्रोथ को देख ही नहीं पा रहे हैं। और हॉरिजेंटल ग्रोथ में क्या हो रहा है कि सेक्टर प्लान्स तो बना दिए हैं, पेपर्स में सारी चीजें हो गई है, उसके बाद जोनल प्लान्स भी बन गए, इसमें पत्रिका का भी काफी अच्छा आप लोगों का सहयोग रहा है कि प्लान्स बने, लेकिन एग्जीक्यूशन में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सड़कें कुछ बन गई है तो मिसिंग लिंक्स हैं, वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जिससे आदमी को 4 किलोमीटर का सफर 13 किलोमीटर डिस्टेंस में तय करना पड़ रहा है। उससे ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल स्टेट का भी बड़ा मुद्दा है, जिसपे वेट इतना हाई है। सरकार को उस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, तो पेट्रोल डीजल पे सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को एक बड़ा हिस्सा चला जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम कैसे बिजली का भी है, बिल्कुल हम कैसे कम करें। तो शहर की कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी, मिसिंग लिंक जो रोडें बन चुकी है जिसपे 90% इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 10% के लिए ध्यान नहीं है। तो सरकार जो भी लोकल बॉडी जिसमें काम कर रही है उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए, जिससे शहर का एक सुनियोजित तरीके से एक विकास हो सके और अर्बनाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से हो। और वर्टिकल शेप थोड़ा सा ज्यादा लेगा, नहीं तो लोगों को डिस्टेंस से आना पड़ता है, ऑब्वियसली काम तो शहर में ही करना है, रहे कहीं भी, थोड़ा मूवमेंट कम बनेगा तो ये शहर के लिए अच्छा होगा, मेरा ये मानना। बिल्कुल। अजय जी, आप कैसे देखते हैं? मुझे थोड़ा सा एक आत्माराम जी ने कहा कि रिजर्व प्राइस के बारे में बजट में कुछ होना चाहिए। रिजर्व प्राइस को थोड़ा समझा के बताएं कि रिजर्व प्राइस क्या चीज है और आपकी क्या अपेक्षा है ओवरऑल बजट को लेकर। अब रिजर्व प्राइस एक बेंचमार्क प्राइस होती है, जिससे कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट लेवी अपन लोग करते हैं, बेटरमेंट कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन करते हैं, नगर निगम जो टैक्सेस लगाती है। डेफिनेटली रिजर्व प्राइस कुछ कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी रियल एस्टेट ऑल टाइम लो प्राइस पे है पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड में। उसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेशन का सिस्टम भी सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो लीज मनी, यूटी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जीएसटी, इनकम टैक्स, इतने सारे टैक्सेशन अगर बिल्डर देगा तो डेफिनेटली उसका लोड तो आम आदमी पे ही आएगा, क्योंकि बिल्डर जेब से तो दे नहीं पाएगा। एंड ऑफ द डे उसको तो अपना 5-7% मुनाफा रख करके चीज बाजार में ही बेचनी है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों को, टैक्सेशन को एक साथ ला करके 1 पॉइंट बनाना चाहिए, तो यहाँ पर बिल्डर से ले क्या रहे हैं। तो उम्मीद है बजट में गवर्नमेंट कुछ करती है तो। बिल्कुल। निखिल जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि जैसे रीको है, रीको को जो है ना एक तरह की लैंडलॉर्ड की भूमिका निभाता है, मतलब आप जमीन बेचना है और जमीन, जबकि उसकी भूमिका होना चाहिए डेवलपर की भूमिका होना चाहिए। तो एक चाइना में मॉडल चलता है प्लग एंड प्ले, उस तरह की कुछ आपको उम्मीद है क्या बजट में, क्या या फिर प्रस्ताव करना चाहेंगे आप? सर, रीको मेरे हिसाब से जो उनका काम है वो तो कर ही रहा है, और बेसिकली बाकी डेवलपर्स को या बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड दे रहा है जहां पे वो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बेटरमेंट हो सकता है, ठीक है ना, बट मुझे नहीं पता कि इस बजट में इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो मेन मुद्दे हैं जो मैं इस बजट में शायद आपके माध्यम से उठाना चाहूंगा स्टैम्प ड्यूटी का। जैसे आत्माराम जी ने बताया कि
ये जो स्टैम्प ड्यूटी का मुद्दा था, ये जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद जब सरकार से हमारी एसोसिएशन मिली, ये मुद्दा तब से उठाया गया था, बट तब हमें भी नहीं पता था, ना सरकार को पता था कि ये मुद्दा कितना कारगर साबित हो सकता है। वेयरएज उसके बाद जब मुंबई मॉडल हमने देखा कि मुंबई में कैसे ये स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस किया गया, कैसे वहां पे डिमांड बढ़ी, कैसे वहां पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट अच्छी हुई, राइट, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक मौका है सरकार के पास भी रेवेन्यू जनरेट करने का, वेयरएज मार्केट को भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ ले जाने का, और ऑफ कोर्स डिमांड सप्लाई, ये सब एक सरकार इसमें काफी अहम भूमिका निभाता है। तो मेरे को लगता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी पे कुछ रिडक्शन किए गए तो बहुत ही अच्छी डिमांड बढ़ेगी, एंड रियल एस्टेट सेकंड हाईएस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो रियल एस्टेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ऑफ कोर्स सरकार की रेवेन्यू भी बहुत अच्छी जनरेट होती है, जैसे आत्माराम जी ने बताया कि 10 लाख का अगर कोई मकान है तो उसमें 3.5-4 लाख रुपए टैक्सेस के माध्यम से, कैसे ना कैसे माध्यम से सरकार के पास ही जाते हैं। तो सरकार को इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए, और आपको आपके पास एक मौका है कैश रिच बनने का, आपका रेवेन्यू जनरेट करने का, तो क्यों ना उस मौके का फायदा उठाया जाए। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है ही, पोस्ट कोविड हर आदमी ने देखा कि अपने घर में बैठ के कि यार मेरे को क्या क्या तकलीफें हैं, ठीक है, तो जैसे ही कोविड से बाहर निकला तो उसको भी एक इच्छा है कि यार मैं अपना मकान लूं, खुद का मकान लूं, मैं एक बेटर सोसाइटी में रहूं। तो उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि सरकार को भी उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, गजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, माफ करिए ज्ञानंद जी। ज्ञानंद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे उन्होंने निखिल जी ने उठाया कोविड का मुद्दा, कोविड में ये सबसे मतलब साफ होके उभरा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो तो हमारा बड़ा पैसा बचता है सेहत के ऊपर, और सेहत का हमारी ठीक हो तो हम जो है ना सोच पाते हैं कि हम जो रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी कर सकें। तो अगर सेहत के लिए हमारी सब कुछ ठीक है, सेहत पे हमारा पैसा बचता है, तो एक बड़ी जरूरत पूरी हो सकती है कि हम मकान के बारे में सोचें, हम अपनी बेटरमेंट के बारे में सोचें। आपको लगता है कि हेल्थ के बारे में कोई बड़ी घोषणा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बड़ी घोषणा होने जा रही है क्या बजट में? मुझे जिस तरह से माहौल चल रहा है, और कोविड और सेंट्रल बजट में भी हेल्थ पे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्पेशली वैक्सीन पे और वैक्सीन डेवलपमेंट पे काफी पैसा बजट किया गया है। मैं 100% श्योर हूं कि हेल्थ सेक्टर पे डेफिनेटली राजस्थान के बजट में भी कई घोषणाएं होंगी, चाहे वो हॉस्पिटल्स के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और वैक्सीनेशन सेंटर्स के परिप्रेक्ष्य में हो। तो मैं उम्मीद तो करता हूं कि हेल्थ सेक्टर में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तो ये होगी, पर क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे रियल एस्टेट की बात हो रही है, तो मुझे उम्मीद कम है कि सरकार रियल एस्टेट डेवलपमेंट में वेलनेस या हेल्थ को मिक्स करके कहीं देखने की कोशिश करेगी। वो काम मुझे लगता है हमारे डेवलपर्स को, हमारे यहाँ के डिजाइनर्स को, आर्किटेक्ट्स को मिलके करना पड़ेगा। उसके अंदर सरकार के बजट की कोई आवश्यकता नहीं हो। वो एक पैराडाइम शिफ्ट है, डिजाइन फिलॉसफी में आया है, तो वो एक अलग चीज है, वो एक फैशन है, एक तरह का फैशन है जो अभी मुझे लग रहा है कुछ सालों के लिए चलेगा। वेलनेस वाले प्रोजेक्ट चलेंगे, ग्रीनरी के नजदीक जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो खुले हैं या जो विलास हैं, वो कॉन्सेप्ट चलेगा, डेफिनेटली चलेगा और चालू भी हो गया है। पर बजट से मैं उसके लिए कोई उम्मीद की घोषणा ऐसा नहीं करता। अगर इस तरह की कोई अगर आती है, जैसे रिजॉर्ट हाउसिंग बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट अभी बायलॉज में आया है, तो उस तरह की अगर कोई घोषणा आती है तो बहुत हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी। पर डेफिनेटली ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हेल्थ पे डेफिनेटली काम होगा, बजट होना चाहिए उस पर काफी। मैं एक आम आदमी के रूप में मेरे मन में जिज्ञासा है, जब आप लोग डिमांड करते हैं कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं समझता हूँ कि पुल हो गए हैं या पार्क हो गए हैं या सड़कें हो गई हैं, ये चीजें हैं जो आम आदमी जिनको यूज करता है।
रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा किस लिहाज से आपको लगता है कि आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए जैन साहब, दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं हमेशा, एक फिजिकल एक सोशल। फिजिकल होता है आपका पुलिया, रोड, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, ये सब है फिजिकल। एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका मकान, पिक्चर हॉल, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग सेंटर, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, ये सब चीजें आती हैं। ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दो पार्ट है डेवलपमेंट के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, और ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। आप फिजिकल कर दो, रोड अच्छी बना दो, पानी सप्लाई अच्छी दे दो, आप बिजली की बहुत अच्छी लाइनें डाल दो, और उधर सोशल के नाम पे आप कुछ भी नहीं करो, कोई बैंक्स नहीं है, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, घर की सप्लाई नहीं हो पा रही, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, दुकानें नहीं है, शॉपिंग नहीं है, ये दोनों चीजें मिलजुल के चलती है। अर्बन डेवलपमेंट के पार्ट एंड पार्सल हैं दोनों चीजें, तो इन दोनों को साथ रख के चलना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि डेवलपर रियल एस्टेट, क्योंकि मकान सप्लाई करता है, इसलिए बार बार ये मांग उठ रही है कि इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना चाहिए। हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अभी तक पानी बिजली में ही रह जाते हैं, हम सोशल तक पहुंच नहीं पाते। पर अगर हम बात करें, अगर डेवलप्ड कंट्री की जब हम बात करते हैं, ये दोनों चीजें साथ बाय साथ चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, आपका क्या सोचना है कि आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए रियल एस्टेट को? क्योंकि ये बहुत बड़ा, जैसे गजन जी ने कहा कि दोनों शहर, अल्टीमेटली शहर कैसे बनता है, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मिलकर बने तभी शहर बनता है। तो क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, जो ज्ञानंद जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। दोनों पार्ट एंड पार्सल है, दोनों साथ साथ हैं। ओब्वियसली अगर घर होगा, सड़कें नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो बेकार है, और ये सब चीजें होगी और वहां रहने वाला नहीं होगा तो भी वो बेकार है। पर मेरा ये मानना है जिन साहब, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा देने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट पे आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे नहीं आती है। मुझे लगता है जो चीजें जो मेरी जानकारी में है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। स्टेट के पास शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इसमें कुछ अनाउंस कर सके। एक रिकमेंडेशन जा सकती है यहाँ से, ओनली रिकमेंडेशन जा सकती है। और रिकमेंडेशन जाने में अब स्टेट है, 30 स्टेट है, वो मिलकर के उसमें कुछ रिकमेंडेशन करें कि साहब इसमें करें, क्योंकि सेकंड ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन भी बन रहा है, और आफ्टर कोविड लोगों को घर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, थोड़ा सा अभी इसको पुश करने की जरूरत भी है। तो अगर इनको इंफ्रा का दर्जा दिया जाता है तो ये बहुत ही सरकार के लिए भी और आम आदमी के लिए भी और बिल्डर्स के लिए, तीनों के लिए बहुत सकारात्मक कदम होगा, और इससे बहुत कुछ आगे आने वाले हमारे पास समय कम बचा है। तो मैं अजय जी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई एक बजट में घोषणा आप देखना चाहते हैं राजस्थान के बजट में, तो आप क्या देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई? मैं तो खाली एक ही चीज चाहूंगा, स्टैंप ड्यूटी 50% कर दी जाए। जी नहीं, माफ कर दी जाएगी क्या? बजट तो हो जाए, माफ भी देख लेंगे। ज्ञानंद जी, अगर आपसे कहा जाए कि एक घोषणा क्या होना चाहिए तो क्या क्या चाहेंगे आप? देखिए, मैं आर्किटेक्ट हूँ, अर्बन प्लानर हूँ, मैं स्टाम्प ड्यूटी और इनकी बातें नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि डेवलपमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, एक सुंदर शहर को बनाने के लिए, एक सस्टेनेबल शहर को बसाने के लिए वो प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपके मन में क्या घोषणा है? आपके मन में कोई परिकल्पना है क्या घोषणा देखना चाहेंगे आप? मैं देखना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्योंकि अपन बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट को लेके कोई अच्छा डेवलपमेंट के लिए बजट किया जाना चाहिए। चलिए विनोद जी, आप क्या कहेंगे, क्या घोषणा देखना चाहेंगे आप, एक घोषणा देखना चाहें तो? देखिए, अगर मैं एक आम नागरिक की तरह अगर मैं इसको देखता हूँ या बात करता हूँ, तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मुझे लगना चाहिए कि पेट्रोल डीजल पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जिससे हर तबके को डायरेक्टली एक बेनिफिट मिलता है, तो उस पर कुछ इनको राहत देनी चाहिए। और एज ए बिल्डर कम्युनिटी हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उसमें ये स्टैम्प ड्यूटी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो स्टेट के पास में है। तो स्टैम्प ड्यूटी में इनको बिल्कुल राहत देनी चाहिए। निखिल जी ने भी कहा कि मुंबई मॉडल इनको अपनाना चाहिए, इससे सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ रही है, आम आदमी को फायदा भी हो रहा है, और बिल्डर कम्युनिटी उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क में है, वो आगे बढ़ने को तैयार हुई। तो कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी को मर्ज कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, मैं भी एक खरीदार की तरह, अगर मतलब भावी खरीदार की तरह देखूं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी घोषणा होगी, कुछ राहत मिलेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ अपनी कीमतें कम करें, तो हमारे अफोर्डेबल कुछ हाउस कुछ और अफोर्डेबल हो। चलिए, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया और आप लोगों ने बहुत अमूल्य सुझाव दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम। नमस्कार।
पत्रिका का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है कि एक प्लेटफॉर्म दिया बहुत सरकार बहुत आभार।